नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज बात करेंगे राज्यपालों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की और जानेंगे कि इस विवाद के पीछे का असली सच क्या है। क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, न्यायिक सक्रियता दिखाई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक दायित्व निभाते हुए राज्यपाल को असंवैधानिक रास्ते पर जाने से रोका है। वैसे तो मामला तमिलनाडु से जुड़ा है, लेकिन इसका संबंध भारत के संघीय ढांचे की मजबूती से है। इस फैसले ने राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर भी नई बहस शुरू कर दी है। हद तो यह है कि उपराष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया है, धनखड़ जी ने, कि यह फैसला दरअसल एक मिसाइल का हमला है लोकतंत्र पर। जाहिर है बेहद कड़ी टिप्पणी है। आपसे आग्रह है कि यह वीडियो पूरा देखें ताकि इस गंभीर मसले के हर पहलू से आप परिचित हो सके। तो शुरू करते हैं कुछ तस्वीरों से। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं, 7 जनवरी की हैं, जब चेन्नई से लेकर हर जिले में डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डीएमके की वहां सरकार है और यह प्रदर्शन राज्यपाल आरएन रवि के कार्यकलापों के खिलाफ था। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार राज्यपाल सरकार को अपमानित कर रहे हैं। और डीएमके की जो उप महासचिव हैं कनिमोझी, उन्होंने तो यहां तक कहा था इसी प्रदर्शन के दौरान कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने दरअसल डीएमके सरकार को परेशानी में डालने और तमिलों को अपमानित करने के लिए ही आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया है। वैसे तात्कालिक मुद्दा सरकार की ओर से तैयार भाषण न पढ़ने का था, लेकिन विवाद के मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा था सरकार के उन बिलों को लटकाने का जो विधानसभा से एक बार नहीं 2 बार पास हो चुके थे, लेकिन 3 साल से राज्यपाल ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया था। आइए जानते हैं कि वो कौन से बिल थे और उस पर क्या हो रहा था। पहले तो आप एम.के. स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर से वाकिफ होंगे, और आप हैं आरएन रवि यानी राज्यपाल। और इन दोनों के बीच लगातार टकराहट का एक दौर हम देख रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विवाद है? वो मुद्दे हैं बिल्स को लेकर, यानी उनके विधेयक। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2020 से 23 के बीच 12 विधेयक पारित किए। इनमें से ज्यादातर राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की जगह राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव था। राज्यपाल आरएन रवि ने इन बिलों पर कोई फैसला नहीं लिया। दरअसल ये एक संवैधानिक बाध्यता है कि अगर कोई विधानसभा पारित कर दे किसी विधेयक को तो राज्यपाल एक बार वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर भेजा गया तो उसे उन्हें मानना ही पड़ेगा। और 2 बार भी कई बिल भेजे गए, लेकिन वो लटके रहे, 3 साल तक लटके रहे, और कुछ को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, लेकिन वहां से भी फैसला नहीं हुआ। आखिरकार नवंबर 2023 में डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, ये कहते हुए कि राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक है। और फिर 8 अप्रैल को 2025, यानी अभी जो बीती है 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके दूरगामी नतीजे होंगे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने जो कहा उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ेगी। तो आइए जानते हैं यह ऐतिहासिक फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का बिलों को अनिश्चित काल तक लटकाना अवैध और मनमाना है। आप इस शब्द पर गौर करिए, अवैध और मनमाना, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि एक मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं और उनका साइन न करना बिलों पर यह अवैध है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए जो 10 बिल थे उन्हें मंजूर घोषित कर दिया और समय सीमाएं तय की। यानी मान लिया कि जब से ये पारित हुए थे तभी से ये बिल मंजूर हुए। एक तरह से राज्यपाल की भूमिका को यहां समाप्त कर दिया। और इसके अलावा कुछ बेहद महत्वपूर्ण और भी फैसले किए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल को बिल पर 1 महीने में फैसला करना होगा। अब बात सिर्फ तमिलनाडु के राज्यपाल की नहीं हो रही, गौर करिए, हर राज्य के राज्यपाल पर यह बाध्यता होगी। राज्यपाल को बिल पर 1 महीने में फैसला करना होगा। इसमें मंजूरी, असहमति या राष्ट्रपति के पास भेजना, यानी जो 3
फैसले हो सकते हैं राज्यपाल के, तीनों 1 महीने के अंदर होने चाहिए। और अगर बिल दोबारा पास होता है तो फिर उसे मंजूरी देनी ही होगी। यानी अब कोई जो पहले बात थी यही बात थी, लेकिन अब उसमें एक समय तय कर दिया गया 1 महीने का। और यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर भी 3 महीने में फैसला करना होगा। यानी राष्ट्रपति को भी एक तरह से एक समय सीमा के अंदर फैसला करने का एक नई परिपाटी, या चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आप कह सकते हैं कि नई व्यवस्था अब लागू हो गई देश में। और इस मुद्दे पर बहुत लोग भड़के हुए हैं और इनमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी हैं। जाहिर है ये एक बड़ा फैसला है, तमिलनाडु सरकार के लिए बड़ी जीत है, लेकिन इस पर विवाद तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से इसे हद पार करना कहा गया और फिर जैसा मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो ऐसी टिप्पणी की कि सब लोग हैरान हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के फैसले की समयावधि तय करने को लेकर जो कहा है वो आप खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका को 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। जज विधायिका, कार्यपालिका और सुपर संसद की भूमिका नहीं निभा सकते। यानी सीधे सीधे उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है ये एक तरह से जो जज हैं वो सुपर संसद की भूमिका में आ गए हैं और एकदम एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह उन्होंने अपने इस हथियार का, यानी जो अनुच्छेद 142 है उसका इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 142 पर अभी हम बात करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जिन जजों ने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि यही अब देश का कानून होगा, वे संविधान की ताकत को भूल गए हैं। एक तरह से उपराष्ट्रपति ये कहना चाह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए। जाहिर है टिप्पणी बहुत कड़ी है, लेकिन ये टिप्पणी क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति की है या फिर ये मोदी सरकार के सोच को भी सामने ला रही है? आइए देखते हैं कि संविधान इस मसले को किस तरह से देखता है। इसमें जो 3 अनुच्छेद हैं उनका बहुत महत्व है। 142 की बात अभी की हमने, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो संविधान क्या कहता है? पहले अनुच्छेद 200, ये राज्यपाल को बिल पर 4 विकल्प देता है: मंजूरी देना, सहमति जताना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना या राष्ट्रपति के पास भेजना। यानी आप 4 ही बात कर सकते हैं। ये पहले से चला आ रहा है। राज्यपाल के पास कोई बिल आया, विधानसभा से पास हुआ, उसके पास वो 4 चीजें करता है: या तो तुरंत मंजूरी दे दे, या सहमति जता दे, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, या फिर राष्ट्रपति के पास। अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करती है तो राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी। हालांकि इसमें समय सीमा का जिक्र नहीं है। तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसने दरअसल समय सीमा तय कर दी है जो पहले तय नहीं थी। अनुच्छेद 201 ये भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 201 ये राष्ट्रपति को बिल या पर मंजूरी या सहमति का अधिकार देता है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताता। यानी लंबे समय तक राष्ट्रपति अपने पास बिल को रख सकते हैं या रख सकती हैं, लेकिन अब समय सीमा इस फैसले से तय हो गया। और किस आधार पर, कैसे यह फैसला किया, यही सवाल जो धनखड़ जी का है वो है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। कोर्ट ने इसका इस्तेमाल करते हुए बिलों को मंजूर घोषित किया और समय सीमाएं तय की। ये अनुच्छेद 142 है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। उसके पास जो संसद से पारित तमाम कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ये सब मानते हैं, लेकिन पूर्ण न्याय के लिए वो यहाँ तक जा सकता है जैसा उसने इस फैसले में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। ये शब्द गौर करने का है, पूर्ण न्याय, टोटल जस्टिस। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टोटल जस्टिस तो तब होगा जब 3 साल तक बिल लटकाने वाले राज्यपाल महोदय को इस्तीफा देना हो पड़े, यानी वो हटे वहाँ से। लेकिन बहरहाल पूर्ण न्याय को यहाँ तक नहीं ले गया है सुप्रीम कोर्ट। उसने सिर्फ ये कहा है कि बिल मंजूर माने जाएंगे। कोर्ट ने तय
तर्क दिया है कि राज्यपाल की निष्क्रियता और बिलों को राष्ट्रपति को भेजना, खासकर दोबारा पास होने के बाद, ये संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब, ये 2023 का फैसला है, इसका भी हवाला दिया, जिसमें राज्यपाल को देरी के लिए गलत ठहराया गया था। बहरहाल आलोचकों का कहना है कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कार्यपालिका के विशेषाधिकारों में दखल है, खासकर राष्ट्रपति के पूर्ण वीटो पर समय सीमा लगाना। राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार है, लेकिन समय सीमा अब उसमें तय हो गई है कि आपको इतने दिन में ये फैसला कर देना है। ऐसे में ये संविधान में नहीं है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद को तोड़ा है। अब आइए थोड़ा दोनों पक्षों के तर्क को हम लोग देख लेते हैं। अब जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल की निष्क्रियता लोकतंत्र को बाधित करती है, और जो विपक्ष है ये कह रहा है कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल न्यायिक अतिक्रमण है। और फिर समर्थक कह रहे हैं कि समय सीमा तय करना उचित समय की अवधारणा से मेल खाता है, यानी संविधान में उचित समय की बात है तो फिर उन्होंने समय सीमा तय कर दी है। विपक्षी आलोचक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को का पूर्ण वीटो संविधान में निहित है, समय सीमा गलत है। अब समर्थकों का कहना है कि यह गैर बीजेपी शासित राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करता है, यानी वहां पर राज्यपाल सरकार को परेशान नहीं कर सकते, बिल रोक नहीं सकते, और ये जो राज्य हैं उनकी स्वायत्तता इससे मजबूत होती है। ये केंद्र लेकिन जो आलोचक हैं उनका कहना है कि केंद्र राज्य संतुलन इससे बिगड़ सकता है। और फिर समर्थक कहते हैं कि कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की, दुरुपयोग को रोका, और आलोचकों का कहना है कि कोर्ट ने खुद को सुपर राज्यपाल बना लिया है। यानी दोनों पक्ष में तर्क ऐसे हैं, लेकिन सवाल नियत का है। खबर है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी असहज हो गई है। सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने की योजना बना रही है, ये तर्क देते हुए कि राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से बार बार सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की हिदायत दी जाती रही है। हाल ही में वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई हो रही है, उसके पहले ही किरण रिजिजू उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से बने कानून को नहीं पलटेगी। उन्हें लगता है इसे धमकाना माना गया था। दरअसल मोदी सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से उसकी नीतियां कटघरे में खड़ी होती है। इसका इतिहास भी है, आइए वो भी देख लेते हैं। एनजेएसी को खारिज किया गया था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। दरअसल सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी एक यानी कमीशन बनाने का फैसला किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया था, ये जिसे सरकार ने लेकिन लोकतांत्रिक इच्छा के खिलाफ माना था। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे सामाजिक जो मुद्दे होते हैं चुनाव से जुड़े। कोर्ट ने हाल के वर्षों में जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में सरकार के खिलाफ फैसले दिए, इसने भी सरकार को असहज किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बड़ी तारीफ की थी और इस फैसले के बाद भी उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया था। इसके अलावा राज्यपालों का उपयोग का मसला है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल अक्सर केंद्र की नीतियों को लागू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन राज्यों को मजबूती देगा, जिससे केंद्र असहज है। यानी राज्यपाल के जरिए जो विपक्षी दल की सरकारों वाले राज्य हैं, वहां पर अपना शासन चलाने का अगर कोई एक इरादा है तो ये फैसला उस इरादे पर रोक लगाता है। इसलिए सरकार को लगता है कि न्यायिक सक्रियता संवैधानिक संतुलन बिगाड़ सकती है, खासकर जब कोर्ट अनुच्छेद 142 जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल करता है। ये मामला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, ये केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उस जैसे उन राज्यों पर प्रभाव डालेगा जहां राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव आम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत करता है, तो दूसरी तरफ केंद्र और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सवाल उठाता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी और केंद्र की समीक्षा याचिका की योजना दिखाती है कि यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ और जल्दी शायद हो भी नहीं। ऐसे में हमें संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर के उस भाषण को याद करना चाहिए जो संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था, यानी 25 नवंबर 1949। क्या कहा था डॉक्टर आम्बेडकर ने, वो जरूर देखना चाहिए, याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, चाहे संविधान
कितना भी अच्छा हो, क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले खराब होंगे तो वो बुरा साबित होगा। इसके विपरीत चाहे संविधान कितना भी बुरा चाहे हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो वो अच्छा साबित होगा। यानी सवाल नियत का है। अगर मोदी सरकार को इस बात से परेशानी नहीं है कि तमिलनाडु के लोग राज्यपाल पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक गंभीर समस्या है। आखिर तमिलनाडु सरकार के बिल 3-3 साल तक अगर राज्यपाल दबाए बैठे हैं और राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा गया, वहां भी फैसला नहीं हुआ, तो फिर इस बात से मोदी सरकार को भी परेशानी होनी चाहिए। अगर तमिलनाडु के लोग मानते हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी तमिलनाडु की भावना का सम्मान नहीं करती, तो इस शंका को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बात प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्यों नहीं सालती कि एक राज्य के लोग उन पर विश्वास नहीं करते? क्या वे भूल गए हैं कि वे जिस भारत के प्रधानमंत्री हैं उसमें तमिलनाडु भी आता है? राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अगर विरोधी हो जाएं तो ये भारत के संघीय ढांचे, उसकी एकता के लिए एक अशुभ संकेत। ऐसा न हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की है। अगर सरकार अपनी हद तय कर ले तो सुप्रीम कोर्ट को हद पार करने की जरूरत शायद नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच बताने का ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब दें इजाजत। बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.